हेडिंग डालो, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोलता है सुनो। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface। बात समझ में आई? मतलब एक मेरा गिवन सरफेस है, उससे फ्लक्स जो पास हो रहा होगा वो इक्वल होता है किसके, इसको बंद करो, वो इक्वल होता है 1 by epsilon naught टाइम्स जितना भी चार्ज उसके अंदर होगा। इसको चालू कर दे बल्कि, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो एक सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस ये, ठीक है, ये मतलब है, तो ये मेरा क्या बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो फ्लक्स लाइंस पास होंगी फाई वो इक्वल होगा 1 by epsilon naught। मान लो इसके अंदर जो टोटल चार्ज था वो था Q, तो 1 by epsilon naught टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड लिख लो, Q इनक्लोज्ड, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इक्वल होगा 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, या इसको डायरेक्ट याद रखो Q by epsilon naught, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक। फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी एस निकाले हो, फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस, इंटीग्रेशन होगा ना डॉट हटाने के लिए, वो था क्या था, डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस था, तो फाई क्या होगा, तो इंटीग्रेशन, तो फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। लेकिन अगर सरफेस ओपन होगा तो मैं कैसे काउंट करूंगा फील्ड लाइंस पास होने वाली। अगर सरफेस मान लो मेरे हाथ है, ये है ऐसा, तो यहाँ से जो जा रहा है उसके लिए मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा ना, बाउंड्री लिमिटेड नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, इस क्लोज सरफेस से कितनी लाइंस जा रही हैं वो। तो इसीलिए ये जो सरफेस इंटीग्रल है ना, इसमें एक सर्कल बना देते हैं। ये क्या सर्कल क्या बताता है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल मतलब जिस सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हो ना, वो सरफेस एक बाउंडेड सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, सर्कल जैसा, इलिप्स जैसा, इस टाइप का क्लोज्ड होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो अगर ये दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम यही है ना, ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। अब गॉस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, चलो ठीक। मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम एक चीज कि अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड है Q, और मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है ये S, जिसका रेडियस मान लो R है, रेडियस मान लो स्मॉल r है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये गॉसियन सरफेस क्या है, ये गॉसियन सरफेस क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो मैंने बनाया है खुद से कि मैं देख सकूं कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो ये गॉसियन सरफेस क्या है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस है जो चार्ज को इनक्लोज करता है, ठीक है। इससे क्या होता है ये आगे देखेंगे, जब डेरिवेशन करोगे ना 2-3 तो खुद पता चल जाएगा क्या होता है। वो सिमेट्री को बढ़ावा देता है बस, क्योंकि स्फेरिकल लिए है मस्त, स्फीयर इज द, वो क्या बोलते हैं, ये सिमेट्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। स्फीयर से सिमेट्रिकल क्या होता है, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल यही है ना। तो ये एक्चुअली गॉसियन सरफेस हम लोग सिलेंड्रिकल लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल कैसे हो, सिलेंडर भी इज ऑल्सो सिमेट्रिक थिंग, एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो। कोन नहीं लेना है ना, स्फीयर और सिलेंडर से काम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब या रेक्टेंगल क्यूबॉइड यूज़ कर सकते हो, क्यूब से भी काम हो ही जाता है। मोस्ट सिमेट्रिकल चीज़ें जो हैं वो यही हैं, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, ठीक। तो इसी से अपना काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको प्रूव करना चालू करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक आइसोलेटेड चार्ज है जो कि है Q, ये अंदर पड़ा हुआ है,
इसके लिए हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो S जो है एक स्फीयर है रेडियस r का, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस लिया है हमने S लिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है, KQ/r²। तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E = KQ/r²। ये इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। वेक्टर मत लिखो अभी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फीयर है उससे कैसे निकलेगी, स्फीयर से कैसे निकलेगी। अगर एक स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है। अब जब तुम लोग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए थे तो कैसे निकालते, हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स निकाले थे। चार्ज तो ऐसा थोड़ी है 2D ऑब्जेक्ट है, वो तो 3D होगा ना। तो मैंने क्या बोला था कि अंदर बाहर भी सेम निकल रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं यहाँ सरफेस स्फीयर के सरफेस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लूँ ds वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल होगा, है ना। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर। बात समझ में आई। अच्छा, तो अब गिवन एरिया ds है, तो उसके अलोंग फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई थ्रू ds। फ्लक्स ds कितना होगा ds के थ्रू, तो d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds वेक्टर। ये तो पता है ना। अच्छा, अब डॉट है तो डॉट हटाओगे, वेक्टर हटाओगे और लिखोगे क्या, cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो d फाई क्या हो गया, E ds। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं लगाए हम लोग। तो भैया सरफेस का क्लोज्ड इंटीग्रल, स्फीयर का क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे अगर, तो पूरा सरफेस देगा। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2/3 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और 4πr² होता है, गधे सबके सब हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ रहा हूँ, 9वीं ढंग से पढ़ लेते, 9वीं 10वीं में रिपीट था, 9वीं में बेस था, ठीक है। ये कोई दिक्कत अब इसमें नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले हो ना भाई, KQ/r²। ये क्या हो गया, इसको 4πr², ये काट दो। k की वैल्यू 1/4πε0, 4π काट दो, क्या मिला, फाई इज इक्वल टू 1/ε। क्यू भी था ना, यही है क्या गॉस थ्योरम, हो गया प्रूव गॉस थ्योरम। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग किया ना, ये जो हमने किया, ये हमने क्या किया है, ये हमने देखो, ये क्या है, ये कूलम्स लॉ से आया हुआ है। ये आइटम कूलम्स लॉ से आया हुआ है। कूलम्स लॉ से आपने क्या प्रूव किया है, गॉस थ्योरम। तो ध्यान रखना, सवाल कई बार ये भी हो सकता है कि प्रूव गॉस थ्योरम यूजिंग कूलम्स लॉ, ठीक है। तो यही करना है वहाँ भी, अलग से रॉकेट साइंस नहीं लाना है वहाँ, इसी को लिखना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। अब उल्टा काम भी पूछ सकता है कि प्रूव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस का थ्योरम। तो चलो उल्टा काम शुरू करते हैं। तो अगला हेडिंग डालो, प्रूव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, या फिर हेडिंग डालो, हेडिंग कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या है हेडिंग, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस
थ्योरम। फिर से ये सरफेस एज्यूम करो, ये देखो भाई गोल बन गया, बहुत बढ़िया। तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू हम एज्यूम कर रहे हैं, इसके सेंटर पे रखा हुआ, जिसका रेडियस लिए है हमने स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सरफेस ले रहा हूँ, मान लो ये वाला, ये है मेरा सरफेस ds। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, और सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग होगा, ds वेक्टर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये मेरा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S है, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है। ये सारी कहानी तो पिछले क्वेश्चन के टाइप से ही आ गई ना, ठीक है। अब देखो सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में सेम है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, E डॉट ds। तो d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, E डॉट ds। ओके, E और ds के बीच का एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0, कोई एंगल नहीं है। होता है एंगल तो ऐसे दिखते ना, चिपके हुए हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो एंगल तो 0 है ना। तो d फाई इज इक्वल टू E ds, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड सिमेट्रिकल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ओके, फ्रॉम गॉस थ्योरम, कहाँ से, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलते हैं ना गॉस भाई साहब। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों तो एक ही चीज के फ्लक्स हैं, मतलब इक्वल होंगे। तो लिखो भाई E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर Q। अरे ये क्या है, ये क्या है, यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ से जो आई थी। बट कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताता, कूलम्स लॉ फोर्स बताता है। तो लेट अस एज्यूम कि हमने एक पॉइंट चार्ज Q नॉट प्लेस किया है, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब इस पॉइंट चार्ज Q पे फोर्स कितना लगेगा, F नॉट, वो कितना लगेगा, E इंटू Q नॉट। तो F नॉट नहीं, फोर्स F लिख लो यार, छोड़ो। E कितना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू Q नॉट। ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर। हिमाचल प्रदेश। अबे HP हैंस प्रूव्ड हो गया ना, यही था ना कूलम्स लॉ। अरे कितना आसान था ये। अब दिमाग में एक चीज क्या बसा लो, क्या बसा लो, ये कार्यक्रम अभी जो किए हो ना, आगे जितना डेरिवेशन है सब में यही करना है। एक बार इंटीग्रेशन से फ्लक्स निकालना है, दूसरी बार कूलम्स लॉ से इक्वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बस इतना ही करना है सारे सवालों में। क्लियर?